हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी टू लर्न पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्रिस्टलाइजेशन पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र। इससे पहले पार्ट 1 जो आया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है और कौन कौन से टाइप के क्रिस्टलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, वो सब कुछ हमने इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पार्ट को जाकर देखें। लिंक उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि जब तक आप वो वाला पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र पर। तो एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र को हम स्टिर टैंक क्रिस्टलाइज़र और एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइज़र भी कहते हैं। ठीक, इस क्रिस्टलाइज़र का जो यूज़ है वो केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में स्मॉल स्केल के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। क्लियर हो गई इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सुपर सैचुरेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारी कूलिंग के ज़रिए जनरेट होती है। मैं अभी आपको आगे ये समझाऊंगा कि सुपर सैचुरेशन की प्रोसेस क्या होती है। अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर जो सुपर सैचुरेशन की जो प्रोसेस जनरेट की जाती है वो एक कूलिंग अफेक्ट को प्रोवाइड करने की वजह से जनरेट की जाती है। बात समझ में आ रही है? इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको? अब यहाँ तक भी जितना भी कुछ हमने समझा उस पूरे को मैं आपको पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो होता है हमारा प्रेजेंटेशन, कि हम एग्ज़ाम में किस तरीके से अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपका प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी में बहुत अच्छा होगा, आपके आंसर्स एक तरीके से पॉइंट्स में बने हुए होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं एग्ज़ामिनर के ऊपर। तो कोशिश किया कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। ठीक है? पैराग्राफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। ठीक है? पॉइंट्स में जितना आप लिखेंगे आपके आंसर्स उतने ही अच्छे और क्रिएटिव दिखेंगे। ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जितना भी अब तक समझा था उस सब को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर कर यहाँ पर लिख लिया है। तो मैं एक एक करके इन पॉइंट्स को आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्टिर टैंक क्रिस्टलाइज़र और एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइज़र। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र को स्टिर टैंक क्रिस्टलाइज़र और एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइज़र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर द स्मॉल स्केल प्रोडक्शन इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब है कि इस क्रिस्टलाइज़र का, एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र का जो यूज़ किया जाता है वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस के लिए किया जाता है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में। थर्ड पॉइंट है, इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइज़र द प्रोसेस ऑफ सुपर सैचुरेशन इज़ जनरेटेड बाय कूलिंग। मतलब इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर जो सुपर सैचुरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको जनरेट करने के लिए हमें इसके अंदर एक कूलिंग इफ़ेक्ट को प्रोवाइड कराना होता है, जिसकी हेल्प से हमारी वो सुपर सैचुरेशन की प्रोसेस इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर जनरेट होती है। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके डायग्राम की ओर और देखते हैं कि किस तरह से इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस एग्जिस्ट करती है। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र का डायग्राम। ठीक है,
इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा ये पूरा वैसल है, इसको हम टैंक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे टॉप पे 3 इनलेट्स दे रखे हैं, इसमें से 2 इनलेट है हमारे और 1 आउटलेट है, ठीक है। ये जो वाला जो इनलेट है, इससे हम फीड को एंटर कराते हैं इस टैंक के अंदर, ठीक है। और इस वाले इनलेट से हमारी कूलिंग एयर जो होती है, कूलिंग एयर जो होती है वो एंटर होती है। ये हमारी कॉइल लगी हुई है जिसमें ये ठंडी हवा जो होती है, कूलिंग एयर जो होती है वो फ़्लो करती है, ठीक। और यहाँ से फ़्लो करने के बाद इस पूरे टैंक में सराउंड करने के बाद ये यहाँ से हमारी बाहर निकल जाती है, ठीक। उसके बाद ये हमारा पैडल लगे हुए हैं, इस पैडल की हेल्प से ये हमारी कूलिंग कॉइल इस पूरे एंटायर सिस्टम के अंदर सस्पेंडेड है, ठीक। उसके बाद ये नीचे से हमारा ये आउटलेट है जहाँ से हमें क्रिस्टल्स प्रोवाइडेड होते हैं, जहाँ से हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक। क्लियर हो गई है आपको पूरी चीज़। तो अब आपको इसकी कंस्ट्रक्शन को पॉइंट्स में लिखना है, तो आप किस तरह से लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ लिख कर। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इस एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र के पूरे कंस्ट्रक्शन को पॉइंट्स में लिख लिया है। मैं आपको इसको एक एक कर कर समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक प्रोवाइडेड विद अ लो स्पीड एजिटेटर एंड अ कूलिंग कॉइल। जैसे कि हमने पीछे इसके डायग्राम में देखा था कि इसमें एक हमारा सिलेंड्रिकल टैंक, जिसे हम वेसल भी बोलते हैं, वो होता है, जिसमें हमारा एक लो स्पीड एजिटेटर, मतलब लो स्पीड, हल्की स्पीड का एजिटेटर और एक कूलिंग कॉइल लगी रहती है, ठीक। अगला पॉइंट है, आउटलेट इज़ प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक थ्रू विच द प्रोडक्ट इज़ विदड्रॉन, ठीक। तो उसमें पीछे हमने डायग्राम में ये देखा था कि जो हमारा एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र था, उसके बॉटम पर नीचे की साइड जो था हमारा एक आउटलेट प्रोवाइडेड था, जिससे हमें क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो रहे थे, ठीक। तो यहाँ पर उसी आउटलेट की बात हो रही है, ठीक। तो बॉटम पर एक आउटलेट प्रोवाइडेड रहता है उस टैंक के नीचे की साइड, जहाँ से हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक। लास्ट है हमारा, फीड इज़ इनलेट इनटू द टैंक फ्रॉम द टॉप, ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूट सॉल्यूशन होता है, जिसे हम फीड बोलते हैं, उसको एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र के टॉप से हमको एंटर कराना होता है इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर, ठीक। क्लियर हो गई इतनी चीज़ आपको। अब बात आती है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की। ये एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र किस तरह से वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। तो एक बार फिर से हम लौट कर इसके डायग्राम पर चलते हैं और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। उसके बाद मैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को भी आपको पॉइंट्स में लिख कर दूंगा। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम डायग्राम पर लौट कर आ चुके हैं और मैं आपको इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को अच्छे से एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ये जो इनलेट है, फीड इनलेट, इसमें से हम फीड को एंटर कराते हैं। और फीड हमारा क्या होता है, फीड हमारा सॉल्यूशन होता है, जिसको हम इस इनलेट के थ्रू इस टैंक के अंदर एंटर कराते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इस इनलेट से हमारी कूलिंग एयर, जिसको हम कूलेंट बोलते हैं, वो एंटर करती है। यहाँ पे हमारी कूलिंग कॉइल लगी हुई है, इस कूलिंग कॉइल के अंदर वो एयर हमारी सर्कुलेट करती है, ठीक। इस कूलिंग कॉइल के अंदर जब वो एयर हमारी पूरी तरह से सर्कुलेट करती है, तो इसमें प्रेजेंट जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, उसको एक कूलिंग प्रोवाइड होती है, उसको कूलिंग अफेक्ट मिलता है। समझ में आ रहा है, उसको कूलिंग अफेक्ट मिलता है। और यहाँ पर ये हमारा एजिटेटर लगा हुआ है, इस एजिटेटर को हम स्टार्ट कर देते हैं इस स्लो स्पीड में, जिससे कि अच्छे से इस पूरे मिक्सचर की, इस पूरे सॉल्यूट सॉल्यूशन की इस वेसल के अंदर मिक्सिंग होती रहे। तो उस मिक्सिंग से क्या होता है, इसके अंदर हमारा एक हीट ट्रांसफ़र अफेक्ट
जनरेट हो जाता है और हीट ट्रांसफ़र इफेक्ट जनरेट होने के कारण जो सॉल्यूशन हमारा प्रेजेंट रहता है उसकी मिक्सिंग जब अच्छे से इसके अंदर होती है तो कूलिंग इफेक्ट जो यहाँ से प्रोवाइड होता है पूरे मिक्सचर को उसमें उसको वो ठंडा करता है और जब वो उसको ठंडा करता है तो उसके छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल साइज़ के हमारे क्रिस्टल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही हमारे वो क्रिस्टल्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं तो वो हम उनको बॉटम से विड्रॉ करा लेते हैं, बॉटम से बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से हमें क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। बाकी जो हमारी इसमें जो हमने कूलिंग एयर को एंटर कराया था वो कूलिंग एयर यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक, तो ये रही आपकी पूरी प्रोसेस इसकी एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र की। ये रहे जो वर्किंग प्रिंसिपल हमने अभी समझा था उसके पॉइंट्स। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा फर्स्टली अ नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन जो था इज़ फैड इनटू द टैंक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्रिस्टलाइज़र। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि सबसे पहले क्या होता है कि हम एक सॉल्यूट सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज़र के टॉप से एंटर कराते हैं टैंक के अंदर। उसके बाद क्या होता है देन द कूलिंग इज़ अप्लाइड थ्रू द कॉइल एंड एजिटेटर इज़ स्टार्टेड। उसके बाद जो हमारी कूलिंग कॉइल लगी हुई थी उसमें हम कूलिंग एयर को एंटर कराते हैं और उसके बाद एजिटेटर को स्लो स्पीड में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एजिटेटर स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि वो एजिटेटर अच्छे से मिक्सिंग करता है और उस मिक्सिंग होने के कारण से हमारे उस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर हीट ट्रांसफ़र जनरेट हो जाता है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट में ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र द मास दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टलाइज़र गेट्स कूल एंड क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। तो उसी हीट ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है जो हमारा सॉल्यूशन हमारा क्रिस्टलाइज़र के अंदर प्रेजेंट रहता है उसमें हमारा कूलिंग जब अच्छे से प्रोवाइडेड होती है कूलिंग कॉइल की हेल्प से तो वो जब ठंडा उसको करती है सॉल्यूशन को तो उसमें स्मॉल स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, लास्ट में क्या होता है फाइनली क्रिस्टल्स आर विड्रॉ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्रिस्टलाइज़र। उसके बाद लास्ट में हम क्रिस्टल्स को विड्रॉ कर लेते हैं क्रिस्टलाइज़र के बॉटम से नीचे की साइड से। ठीक, उसके बाद आपका आता है लास्ट दो टॉपिक्स इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहे आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र के। सबसे पहला जो है एडवांटेज वो है लो इनिशियल कॉस्ट। इस पूरे क्रिस्टलाइज़र की जो इनिशियल कॉस्ट रहती है इसको वो करने की करने की वो बहुत कम रहती है। और दूसरा इसका एडवांटेज है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। इसको क्रिएट करना, इसको मैन्युफैक्चर करना, इसको असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आता है आपका डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें रिक्वायर्स हाई लेबर कॉस्ट। इसमें जो लेबर कॉस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, दूसरा फ्रिक्वेंट वॉशिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ कूलिंग सरफेस विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लगातार आपको वॉशिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ कूलिंग सरफेस को लगातार रगड़ने की भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जब आप सॉलिड सॉल्यूशन को इस क्रिस्टलाइज़र के अंदर फैट करते हैं तो जो कूलिंग कॉइल होती है आपकी उसके ऊपर सॉलिड सॉल्यूशन की जो लेयर्स होती हैं वो जम जाती हैं जिसके कारण आपको रेगुलरली उसको स्क्रैप करके रगड़ के उसको छुटाना होता है, उसको हटाना होता है। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद लास्ट आपका इसका डिसएडवांटेज रहता है द सॉलिड्स गेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉइल। जो मैं बात कर रहा था जैसे कि कॉइल के ऊपर सॉलिड्स का इकट्ठा हो जाना या जम जाना कूलिंग के इफेक्ट की वजह से वही चीज़ इसमें प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक, तो ये आपका पूरा एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अब इसके आगे के जो क्रिस्टलाइज़र्स हैं हमारे वो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप पर सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।